जय हिंद साथियों। आज हम आए हैं अगला वीडियो लेकर, जो हमारा इंडस्ट्रियल हजार्ड्स का टॉपिक चल रहा था। इंडस्ट्रियल हजार्ड के टॉपिक में हमारा अगला वीडियो है। हमने अभी तक रासायनिक खतरे देख लिए थे, केमिकल हजार्ड्स क्या होता है ये देख चुके थे। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सामाजिक खतरा। सामाजिक खतरा क्या होता है, सामाजिक खतरे के बारे में आज देखेंगे। इंडस्ट्रियल हजार्ड, औद्योगिक खतरे, ये हमारा टॉपिक था। इसमें हमने मानवीय खतरा देखा क्या होता है, भौतिक खतरे देखे फिजिकल हजार्ड, रासायनिक खतरा देखा केमिकल हजार्ड, और अभी हमारा अगला टॉपिक चलेगा सामाजिक खतरे, जिसको बोलते हैं सोशल हजार्ड। सोशल हजार्ड यानी सामाजिक खतरा। सामाजिक खतरा क्या होता है ये चीज़ हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि सामाजिक खतरा वह खतरा होता है जो, सामाजिक खतरा किसे कहेंगे, सामाजिक खतरा उसे कहेंगे कि व्यक्तियों के द्वारा कुछ गलत एक्टिविटीज़ का होना इंडस्ट्री में, जो समाज के ऊपर एक गलत प्रभाव डाले, वो सामाजिक खतरा है। सीधा सीधा, उसमें कोई विशेष वो नहीं है। कंपनियों में क्या होता है, जैसे कंपनियों में यूनियन बाजी होती है, यूनियन होते हैं। यूनियन का कोई ऐसा डिसीजन जो समाज के लिए गलत जाए, वो इस खतरे के अंतर्गत आता है। या ऐसा कोई डिसीजन जिसमें कुछ लोगों का फायदा हो और बहुत से लोगों का नुकसान हो, ऐसे खतरे सामाजिक खतरे के अंतर्गत आते हैं। तो सोशल हजार्ड में ऐसा कोई विशेष चीज़ समझने लायक नहीं है। सिर्फ इतना ही समझने लायक है कि सामाजिक खतरे वह खतरे होते हैं जो उद्योगों के द्वारा किसी व्यक्ति की गलत प्रवृत्ति के कारण लाभ या हानि का कारण बने, उसे सामाजिक खतरा कहेंगे। यानी किसी भी उद्योग में कुछ व्यक्तियों के कारण या किसी व्यक्ति के कारण उद्योगों की लाभ या हानि यानी प्रॉफिट या लॉस का कारण बने, उसको सामाजिक खतरा बोलेंगे। सामाजिक खतरा यानी हर वह यूनियन जो कंपनी में किसी वर्कर की यानी कहेंगे कि वर्कर के सम्मान की रक्षा के लिए या उनके मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बनी होती है, लेकिन वह वो न करके अपना खुद का लाभ देखती है या जिससे कंपनी की हानि होती है, वह खतरा सामाजिक खतरा होगा। सीधी सी भाषा में समझ पाए तो ये टॉपिक हो गया हमारा सामाजिक खतरा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अभियांत्रिकी खतरे। अभियांत्रिकी खतरे से मतलब है कि जो अभियांत्रिकी यानी मैकेनिकल हजार्ड्स, मैकेनिकल हजार्ड अभियांत्रिकी खतरे से संबंध है। मैकेनिकल हजार्ड, मैकेनिकल से समझ में आ रहा होगा। अभियांत्रिकी, इसमें दो चीजें, अभि और यांत्रिकी। यांत्रिकी है यानी यंत्र यानी मशीन, और बिना मशीन के कोई भी इंडस्ट्री कंप्लीट होगी नहीं। तो मशीनों से संबंधित जो भी लॉसेस हैं, मशीनों से संबंधित जो भी लॉस कंपनी को अथवा वहाँ काम करने वाले वर्कर को सहना पड़े, वो खतरा मैकेनिकल हजार्ड के अंतर्गत आता है। जैसे कोई मशीन चल रही है, बहुत समय से उसकी ऑयलिंग ग्रीसिंग नहीं हुई है, तो क्या होगा, उसके पार्ट्स जब रोटेट करेंगे तो कहीं ना कहीं घिसेंगे, और घिसेंगे तो वो पार्ट्स कमज़ोर होगा, और कुछ समय बाद उसकी दक्षता कम होगी, एफिशिएंसी कम होगी। दक्षता कम होने से मशीन का प्रोडक्शन कम होगा, और मशीन का प्रोडक्शन कम होने से कंपनी के लॉसेस होंगे। तो ये किसके कारण हुआ, ये किसी मशीन के कारण हुआ। तो उसे यानी इस टाइप के कोई भी प्रकार की ये सब जो चीज़ें होती हैं, इसको कहते हैं मैकेनिकल लॉस या मैकेनिकल खतरा। या फिर दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं
कि किसी भी मशीन का सही प्रकार से रखरखाव ना होना, सही ढंग से उसकी देखभाल ना होना, यानी मशीन तो चला रहे पर सही ढंग से नहीं चला रहे, उसकी जो भी मेंटेनेंस का काम है उसको सही से नहीं कर रहे। तो अगर मेंटेनेंस के काम को सही से नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लॉसेस कंपनी में देखने को मिलेंगे और उसका जो इफेक्ट्स कंपनी पे आएगा वो गलत आएगा, जिसके कारण क्या होगा कि नुकसान होगा। और ये सब चीज़ें क्यों होती है, ये सब चीज़ें क्यों होती है तो ये सब चीज़ें देखिए, सबसे पहला कारण सेफ्टी ऑफिसर का प्रॉपर इंस्पेक्शन न करना या ध्यान न देना। फिर पीपीईज का सही से उपयोग न करना। फिर टीबीटी समय समय पर ना होना। देखिए, कंपनी में मैकेनिकल हजार्ड यदि कोई होता है, ज़्यादातर जो भी एक्सीडेंट्स या जो भी हजार्ड्स होते हैं वो मैकेनिकल में ही होते हैं, और मैकेनिकल हजार्ड्स होता है वो सीधा सीधा सेफ्टी ऑफिसर के कारण होता है। अगर सेफ्टी ऑफिसर ने वहाँ प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं किया है, प्रॉपर ध्यान नहीं दिया है, और कोई मशीन का कोई पार्ट्स थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का घिस रहा है और घिसते घिसते वो कमज़ोर हो रहा है, तो ये चीज़ देखने का काम किसका था? सेफ्टी ऑफिसर का, जब उसने इंस्पेक्शन किया। तो जब वो चीज़ वो ध्यान नहीं दे पाया, उसके कारण ये नुकसान कंपनी को सहना पड़ेगा। फिर प्रॉपर टीबीटी ना होना। टीबीटी में क्या होता है? टीबीटी में किसी भी कंपनी का अगर सही प्रकार से देखा जाए तो जब टीबीटी बनाई यानी टीबीटी ली जाती है तो उसमें सीधा सीधा डिवाइडेशन सेफ्टी ऑफिसर को क्या करना है कि कंपनी कौन सी है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है और कितने प्रकार के उसमें वर्कर काम करते हैं, किस प्रकार के लेवल के वर्कर काम करते हैं। तो सपोज ये कोई स्क्वायर है, ये कंपनी है, इस कंपनी में कुछ 5 प्रकार का डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो टीबीटी में क्या होगा, उन 5 प्रकार के डिपार्टमेंट के व्यक्ति वहाँ पर मौजूद होने चाहिए। 5 प्रकार का डिपार्टमेंट का एक एक व्यक्ति मौजूद होना चाहिए, 5 प्रकार। अब 5 प्रकार में सपोज ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, ये मैकेनिकल वर्क डिपार्टमेंट है, ये वर्कर डिपार्टमेंट है, ये समझिए कि फायर डिपार्टमेंट है, और ये एडमिन डिपार्टमेंट हो गया। तो इन 5 प्रकार के व्यक्ति को जब यहाँ पर टीबीटी में सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा बुलाया जाएगा तो पूछा जाएगा कि आज जो भी डेट है XYZ, जो भी डेट है, इस डेट को इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आज क्या वर्क करने वाला है, या आज क्या काम होगा आपका, 8 घंटा या 10 घंटा या 12 घंटा, जो भी टाइमिंग है, इस टाइमिंग में 30 मिनट या 45 मिनट जो भी होगा लंच का, उसको माइनस करके जो भी समय बच रहा है ये 2 भागों में बचेगा, यानी फर्स्ट पाली और सेकंड पाली। फर्स्ट पाली यानी लंच के पहले का समय, आफ्टर लंच, बिफोर लंच। तो आफ्टर लंच में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, या इसका डिवाइडेशन करके ये बता देंगे कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का आज दिन भर में क्या वर्क है या आज का क्या टारगेट है, मैकेनिकल का क्या है, वर्कर्स लोग कहाँ क्या काम करेंगे, फायर वाले कहाँ रहेंगे, और एडमिन डिपार्टमेंट आज किस टॉपिक पर काम कर रहा है। इसकी सारी जानकारी टीबीटी में सेफ्टी ऑफिसर के पास आ गई। ये पर डे होता है, ये इसी के लिए होता है पर डे कि कौन क्या करने वाला है, ये जानकारी मिलती है। मुश्किल से इस टीबीटी को 10-15 मिनट का भी समय लगाया जाता है या फिर आधा घंटे का समय लगता है, बड़ा यदि डिपार्टमेंट है जहाँ वहाँ। इससे क्या होता है कि इससे सारी जानकारी मिल गई फैक्ट्री की कि आज क्या क्या काम होने हैं, कैसे होने हैं, कितने वर्कर्स हैं, या फिर एडमिन डिपार्टमेंट की तरफ से
ये भी जानकारी मिल जाएगी कि आज कुछ विजिटर आने वाले हैं। विजिटर आने वाले हैं तो भाई आज मैकेनिकल डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा वर्क चालू है, तो ठीक है, विजिटर को मैकेनिकल डिपार्टमेंट से यानी उस एरिया से ना घुमाते हुए कहीं और से लेके चले जाएंगे ताकि यहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। यानी ये सब जानकारी क्या होती है, सारी जानकारी वर्क से रिलेटेड ये होती है किसके पास, टीबीटी लेने वाले सेफ्टी ऑफिसर के पास। सेफ्टी ऑफिसर जो होता है वहाँ कंपनी में, ये हो गया सबसे मेन व्यक्ति हो गया जिसको सारी जानकारी है, और ये अपने पास जो भी चेकलिस्ट होगी, जो भी रिकॉर्ड होगा उसमें रिकॉर्ड में मेंटेन कर लेगा और जानकारियाँ रख लेगा। अब कोई नया व्यक्ति आता है या कोई भी व्यक्ति आया तो भाई आज कौन से कॉन्ट्रैक्टर के कितने वर्कर कहाँ काम कर रहे हैं इसकी भी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। मैकेनिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, कौन सा हॉट वर्क चालू है, कहाँ कोल्ड वर्क चालू है, कहाँ कन्फाइंड स्पेस में वर्क चालू है, कहाँ फायरमैन है नहीं है, या फायर डिपार्टमेंट में कौन से लोग आए हैं कौन से नहीं आए हैं, सारी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। कुल मिला के फिजिकली वर्कलोड सेफ्टी ऑफिसर के पास नहीं होता है, जो भी वर्कलोड है वो मेंटली वर्कलोड है। अब मेंटली वर्कलोड में भी प्रॉपर तरीके से यदि कोई सेफ्टी ऑफिसर काम नहीं करता है तो वो अपने काम के प्रति अपना 100% बिल्कुल नहीं दे रहा, और काम के प्रति 100% नहीं दे रहा है, फिर वो बाद में चाहे कि आने वाले कुछ समय बाद पेमेंट बढ़ जाए या प्रमोशन मिल जाए या हमारी जो है लोग यानी कंपनी मालिक हमारे तरफ ज़्यादा ध्यान दे, तो ये सब कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने काम के प्रति जवाबदार ही नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा फंडा, कभी भी जब आप लोग जॉब पे चले जाएं, आपको जॉब लग जा रही है या आपने इंटरव्यू दिया, उसके बाद आप स्टार्टिंग जॉब कर रहे हैं, एक छोटी सी टेक्निक्स को अपना लें। ये छोटी सी टेक्निक्स यदि आप नौकरी कर रहे हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई धंधा कर रहे हैं या कोई भी आप अपना वर्क कर रहे हैं, उसमें एक छोटी सी इस पॉलिसी को लगा देने से आपका वह बिजनेस, आपका वह धंधा या आपकी नौकरी बहुत अच्छी हो सकती है। क्या है? तो देखिए, नॉर्मली 9 से 5 का एक समय होता है या 6 का समय होता है। एक ऑफिशियल टाइमिंग, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, एक जनरल टाइमिंग है किसी सेफ्टी ऑफिसर के काम करने के 9 से 6 या 8 से 5 या 8 से 6, ऐसा कोई भी टाइमिंग कंपनी डिसाइड कर सकती है। या फिर 2 पाली में यदि काम है 12-12 घंटे के, तो उसका एक अलग 8 से 8 या 3 पाली में काम है तो फिर उसका हो सकता है 7 से 4, 3 से 11, 11 से 8, यानी जो भी समय है वो हो सकता है। अब आपको क्या करना है, आपका 9 बजे का समय है, आप अपने काम पर 8:50 को पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। आपका जो पंच होना है, आपकी जो आईडी डिटेक्ट होनी है या आपकी सिग्नेचर होनी है एंट्री की, जॉब में ड्यूटी पर एंट्री की जो टाइमिंग है वो है 9 बजे की, लेकिन आपकी हमेशा 8:50, 8:55, 8:45 यानी 9 बजने के 5 मिनट पहले की ही हो। दूसरी चीज, काम शुरू हो गया, आज जो काम होने वाला है उसकी सारी सटीक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मैं सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूँ, हम इस डिपार्टमेंट के जो फायर सेफ्टी के जो लोग हैं, फायर और सेफ्टी इस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, इन सभी की बात कर रहा हूँ कि जब भी आपका इंटरव्यू हो गया, नौकरी का आपका कंफर्म हो गया और जॉब लग गई, तो अब आपको डे 1 से स्टार्ट करना है ड्यूटी। तो ड्यूटी स्टार्ट करेंगे तो इसमें अगर आप इस टेक्निक को अपनाते हैं, गारंटी बता रहा हूँ, साल भर में प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा। या उस 1 साल में कंपनी कुछ भी डेवलपमेंट करना चाह रही हो तो उसमें आपका नाम जरूर आएगा, लेकिन ये ईमानदारी पूरी 100% की होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ।
तो सबसे पहला कि 9 बजे की ड्यूटी है, हमारा जो पंच है वो 8:50, 8:55, 8:45 यानी 9 बजे के पहले का होना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो भी हमारा काम होने वाला है उस डेट में उस काम की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास एक डायरी होनी चाहिए हमेशा, छोटी या बड़ी। अगर आप बड़ी कैरी कर सकते हो तो बड़ी, अदरवाइज एक छोटी पॉकेट डायरी आपके पास होनी चाहिए। उस पॉकेट डायरी में आपके पास ये चीज़ लिखा होना चाहिए, आज क्या काम है। या आप फायरमैन है तो फायरमैन को जनरली कोई ज़्यादा काम रहता नहीं, डेली जाओ, रजिस्टर पे साइन मारो, और फायर की गाड़ी को साफ सफाई करनी है तो किए, और नहीं तो ऑफिस में जाके बस बैठे। यही काम होता है फायरमैन के पास ज़्यादा से ज़्यादा। फिर एक आध हफ्ता हो जाएगा, एक आध हफ्ते बाद क्या होगा, पंप की ऑपरेटिंग चेक कर लो, जितने फायर टेंडर में सामान रखे हुए हैं, होज हैं, ब्रांच है, या और भी एक्सटिंग्विशर है, या और भी इक्विपमेंट्स है, उन सब इक्विपमेंट्स को देख लो, इंस्पेक्शन कर लो, चेकलिस्ट होगी, उस पर राइट मार दिए, काम खत्म। इससे ज़्यादा बहुत कुछ विशेष काम फायरमैन के पास जो फायर स्टेशन में है होता नहीं है। तो कुल मिला के आपके पास काम क्या हुआ, कुछ भी नहीं। और उसको भी आप सही ढंग से नहीं कर रहे, वहाँ भी क्यूरीज आती है लोगों की, या कोई ऑफिसर आता है तो देख के जाता है कि लड़का तो मोबाइल ही चला रहा है, हेडफोन ही लगा के बैठा है, सोया ही है, या कुछ भी अदर एक्टिविटीज़ में ही लिप्त है। तो क्या होगा, आपका प्रमोशन, आपका काम, आप काम के प्रति जवाबदार ही नहीं है। काम के प्रति जवाबदार नहीं है तो कहाँ से आपका प्रमोशन होगा, कहाँ से आप काम को आगे बढ़ा पाओगे। तो क्या है कि ये सब चीज़ें ध्यान देनी होगी। पहला तो पॉइंट हो गया कि समय के पहले पहुँचे। दूसरा पॉइंट हो गया कि हमारे पास एक डायरी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, जो आपका लंच का समय है, लंच टाइम जो भी है, टाइम होने के बाद, सपोज 2 बजे का टाइम है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि लंच टाइम 2 बजे ही हो, उदाहरण के लिए ये सपोज 2 बजे का टाइम है। आप ये देखिए कि यदि आप अकेले हैं तो चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपके साथ यदि 4 लोग और हैं फायर की टीम में, तो कोशिश ये करें कि 3 निकल जाए पहले, फिर हम जाए, यानी 3 लोग पहले चले जाएं, लास्ट में हम जाए। और यदि कोई मान लो कि अकेले ही हैं तो बाकी सभी लोग चले जाएं, फिर आप चले जा रहे हैं, फिर आपका लंच खत्म हो रहा है, उदाहरण के लिए सपोज 1 घंटे का है तो 3 बजे लंच खत्म हो रहा है। तो कोशिश ये करनी है कि फिर से वही टेक्निक, कौन सी वाली, 10-5 मिनट पहले आने वाली। लंच खत्म होने के 10-5 मिनट पहले से आके आप अपने वर्क प्लेस में तैयार वर्क के लिए। क्या होगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन का जब समय बीतते जाएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि कोई ना कोई जो ऑफिसर लेवल का, आपके ऊपर का व्यक्ति है, उसका ध्यान आपकी ओर जाएगा। सेम यही चीज़ रही, जब उसका ध्यान आपके तरफ जाएगा तो उसको पता चलेगा कि ये व्यक्ति काफ़ी जवाबदारी के साथ काम कर रहा है और बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। कभी भी कोई भी काम यदि अलग से आना है और उस काम को किसी को सौंपना है, सबसे पहला नाम आपका आएगा। ये गारंटेड बोल रहा हूँ, लिख लीजिए मेरी बात को, गारंटी है। तो सेम टेक्निक्स आपको अपनानी है। कब, छुट्टी के समय। छुट्टी हो रहा है, कोशिश करिए 5 बजे का टाइम है, 5:10, 5:15 को जाए। अरे 10-15 मिनट में कोई हल्का भारी नहीं हो रहा। हाँ, यदि शिफ्ट की गाड़ी है या गाड़ियाँ लगी हुई है आपकी जो टाइमिंग पे है, तो भी वो 10 मिनट आगे पीछे ही जाएगी। 5 बजे छुट्टी होती तो 5 बजे गाड़ी नहीं चली जाएगी, वो गाड़ी आपकी 5:15 बजे, 5:30 बजे छूटती होगी। तो
लेट जाना है फिर, यानी कब, छुट्टी होने पर लेट। लेट का मतलब 10-5 मिनट लेट, कुछ नहीं होगा उससे 10-5 मिनट लेट जाने से। इससे क्या होगा, जो आपका ऑफिसर होगा, आपके ऊपर का जो भी अधिकारी होगा, उसका ध्यान डेफिनेटली आपके तरफ जाएगा ही जाएगा। और कल चल के कोई भी प्रमोशन, कोई भी जवाबदारी या कोई काम के लिए किसी व्यक्ति को बुलाना है, गारंटेड आप लिख लीजिए, आपको ही बुलाया जाएगा। और जो प्रमोशन लोगों के 2 साल में होने वाले थे, 3 साल में होने वाले थे, या कॉन्ट्रैक्ट चेंज होने के बाद होने वाले थे, वो सारा प्रमोशन 6 महीने 3 महीने में ही हो जाएगा। और ये बहुत आसान सा तरीका है। और आपने क्या किया, आपने सिर्फ अपने बिहेवियर को चेंज किया। देखिए, नौकरी आप कर किस लिए रहे हो, नौकरी कर ही रहे हो इसलिए कि नौकरी करना है। तो जब नौकरी करना है तो सही ढंग से करो, एकदम तरीके से करो। देखो आप नौकरी में कैसे नहीं सक्सेस होते हैं। यानी अगर आप अपने काम को सही से जवाबदारी से करोगे ना, तो गारंटी है सक्सेस होना ही है। सबसे छोटी सी चीज़, हमारा जो यह सेशन चल रहा है, वीडियो और जो फिजिकली आपको वहाँ मिल रहा है कॉलेज में, वो आप ईमानदारी से सिर्फ इसको ध्यान दे देना, तो जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो व्यक्ति समझ जाएगा कि ये कॉलेज जाके कोर्स किया है। क्योंकि आज के समय में हमारी फील्ड में इतनी सारी मिथ्या बन गई है बातें कि लोग डायरेक्ट कोर्स कर रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं, कंसल्टेंसी को पैसे दे रहे हैं और कंसल्टेंसी के थ्रू जॉब भी मिल रही है। क्यों? क्योंकि देखिए, कंपनी को बहुत ज़्यादा लड़कों की ज़रूरत है, कंसल्टेंसी को डिप्लोमा होल्डर्स की ज़रूरत है, और उनका काम है मैन पावर को पहुंचाना कंपनी तक। उस व्यक्ति को क्या आता है ये कंपनी वाला देखेगा, लेकिन जब वह कंपनी में जाता है, उसको जब कुछ नहीं आता है तो कुछ समय बाद वह नौकरी छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर काम का ऐसा प्रेशर आता है, उसको ऐसा लगता है कि वर्कलोड इतना बढ़ गया, मेरे से काम नहीं होगा, या मेरे से इस एरिया का खाना नहीं होगा, या यहाँ की हवा अच्छी नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, XYZ बहुत सारी प्रॉब्लम। जबकि उसी जगह दूसरा कोई व्यक्ति जाता है, वो सारी समस्याओं से झेलता है, जूझता है, रहता है, और वो समस्या फिर नॉर्मल हो जाती है। और फिर वो जब उसी का कोई दोस्त होता है, जब वो साथ में पहुंचते हैं, एक ही जगह आते हैं, तो बात निकलती है, अरे यार मैंने वो जॉब छोड़ दिया। दूसरा बोलता है, अरे यार उसी जॉब को मैं करके देखो, आज इतना अच्छा ये सब चीज़ें हो रही है, कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि ये सब चीज़ों पर ध्यान देना होता है, इतना आसान नहीं है। अगर सिर्फ कोर्स करके नौकरी मिल जाती तो लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, कर लेते। तो ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों पे। टॉपिक थोड़ा थोड़ा ही पढ़े, लेकिन उसको सही से समझे। कुछ नहीं है विशेष इसमें। हमारे फायर सेफ्टी के किसी भी टॉपिक में ऐसा कुछ भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में आए, लेकिन उसके बाद भी लड़कों को कोई जानकारी नहीं हो पाती है सही से। मजबूरन कंपनी वालों को जॉब पे रखना पड़ता है। तो इसलिए अभियांत्रिकी खतरे के बारे में हमने देख लिया। अभियांत्रिकी खतरे यानी आप समझ गए कि मशीन से रिलेटेड जो भी हजार्ड होगा, मशीन से रिलेटेड जो भी हजार्ड होगा वो अभियांत्रिकी खतरे के अंतर्गत आएगा। और उससे बचने के लिए क्या है, समय समय पर PBT होता रहे, PPE का सही उपयोग हो, सही मशीनों का उपयोग हो, सुरक्षा जानकारियों के बारे में अच्छे से बताया जाए, प्लस मटेरियल डेटा शीट के बारे में जानकारी हो। मटेरियल डेटा शीट से संबंध है कि कोई मटेरियल आया, उसके डेटा शीट में क्या क्या सेफ्टी डिवाइस यानी सेफ्टी के जो तो बताए गए हैं पॉइंट्स, उस पर ध्यान दिए जाए और उसके अकॉर्डिंग उसको रखा जाए। फिर उसके बाद अगला है हमारा पर्यावरण
खतरे। पर्यावरण यानी आप समझ सकते हैं जो आपका पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से संबंधित खतरा। यानी इन्वायरमेंट से संबंधित क्या होगा खतरा? तो इन्वायरमेंट से संबंधित होगा जैसे कि जो इंडस्ट्री कहीं लगी है वहाँ पानी की समस्या, वायु की समस्या, वायु यानी हवा कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, मिट्टी कैसी है, इन सब चीज़ों से, या कंपनी जो ये पानी फेंक रही है, छोड़ रही है, उससे लोगों पर होने वाली समस्या, ये सब जो है, या वन्य जीवों का यानी वन्य जीव जो होंगे उनको आने वाली समस्या, ये सारी समस्याएं पर्यावरण खतरे के अंतर्गत आती है। और पर्यावरण खतरे से उबार पाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण योजना जो है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण योजना यानी यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट का एक संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद बना। उस विकास परिषद ने इस चीज़ को यानी पॉइंट वाइज किया, जिसमें पर्यावरण खतरों के बारे में बताया कि कौन कौन से खतरे हो सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे तो जो बाढ़ की समस्या है वो बढ़ेगी, ग्लेशियर ज़्यादा पिघलेंगे। तो ये किसके कारण हो रहा है? CO2 के कारण हो रहा है। जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री है CO2 रिलीज कर रही है, ज़्यादा CO2 होने से ये सब समस्याएं आ रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब पर्यावरण पर हानि डालती है। पर्यावरण पर हानि डालेगी, ओजोन परत का नुकसान होगा। ओजोन परत का नुकसान होने के कारण क्या होगा कि खतरे और भी बढ़ते जाएंगे। तो पर्यावरण खतरे ये हुए जो है। फिर है जैविक खतरा। जैविक खतरा यानी जैविक खतरे यानी बायोलॉजिकल लॉसेस, बायोलॉजिकल खतरे। बायोलॉजिकल खतरे यानी कैसे? तो किसी भी रासायनिक उद्योगों में कुछ ऐसे रसायन होते हैं, कुछ ऐसे खतरे होते हैं, यानी किसी भी रासायनिक उद्योग में ऐसे खतरे होते हैं जो पानी, हवा या खाने पीने की वस्तुओं के अंदर चले जाते हैं, उन्हें बायोलॉजिकल हजार्ड कहते हैं। यानी कोई ऐसी ये सब केमिकल इंडस्ट्री में ज़्यादा होती है। केमिकल इंडस्ट्री में जो भी केमिकल्स हवा में उड़ेंगे, हवा में उड़ के वो किसी के श्वास के माध्यम से अंदर जाएंगे, पानी में घुल के पीने वाले पानी के माध्यम से अंदर जाएंगे, ये सब बायोलॉजिकल हजार्ड के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है कि कर्मचारी या अन्य जो व्यक्ति होते हैं उनके शरीर में ये सब प्रॉब्लम्स आने लगेगी। फिर इसके लिए क्या हुआ कि इसके लिए पानी जो कंपनियों द्वारा छोड़ा जाएगा उसका शुद्धिकरण होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से शुद्धिकरण होगा तो वो आगे चल के किसी गांव में जो नदी बहेगी, नाला बहेगा या उसके आजू बाजू कोई वाटर सोर्सेस होंगे, ये सब उसको प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेगी और वहाँ पे ये इस प्रकार के बायोलॉजिकल खतरों का यानी कमी होगी। तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए पीने की पानी की समय समय पर जांच होनी चाहिए, पानी को फिल्टर करना चाहिए। 50 व्यक्ति से ज़्यादा यदि कंपनी में कोई काम कर रहे हैं तो 50 व्यक्ति से ज़्यादा वाले जगह पर फिल्टर वाला पानी का यूज करना चाहिए और समय समय पर टंकियों की साफ़ सफाई करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो खाने वाने की कैंटीन वगैरह है, कैंटीन को ध्यान देना चाहिए कंपनी की और वहाँ पे प्रॉपर अच्छे तरीके से साफ़ सफाई ये सब होनी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या है कि ये 7 प्रकार के खतरे हमने देखे, 7 हजार्ड्स के बारे में जाना। ये इंडस्ट्रियों में होने वाले हजार्ड्स हैं, कंपनियों में होने वाले हजार्ड्स हैं और ये कोई विशेष कठिन सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सरल सब्जेक्ट है। इंडस्ट्रियल हजार्ड क्या होता है? अगर आप सही से इसको देखें,
सही से समझिए। तो ये सातों चीज़ें कॉमन सी चीज़ है जो हमको याद रखने वाली है। मानवीय खतरे लोगों के जरिए होते हैं, भौतिक खतरे फिजिकल हजार्ड यानी जो वहाँ के फिजिकल एटमॉस्फेयर के कारण, रासायनिक खतरे यानी केमिकल की हैंडलिंग रख रखाव और इनसे संबंधित, सामाजिक खतरे यानी लोगों की सोच से संबंधित, अभियांत्रिकी खतरे यानी मशीन से संबंधित, मशीन में कोई प्रॉब्लम आए कुछ हो जाए मशीन से संबंधित खतरा, पर्यावरणीय खतरे यानी उस कंपनी से जो भी चीज़ प्रोसेस होकर निकल रही है वो पर्यावरण में जा रही है और उस पर्यावरण में मिलने के कारण जो लॉसेस हो रहे हैं वो खतरे। जैविक खतरे, जैविक खतरे में वही आया कि जो दिख नहीं रहा है लेकिन हो रहा है, बायोलॉजिकल लॉसेस। तो ये हुआ इंडस्ट्रियल हजार्ड। ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होगा और यहाँ ध्यान रखना। तो दोस्तों अभी बीच में हम टॉपिक से अलग हट गए थे। टॉपिक से अलग यानी एक जो बात निकली कि जॉब करना है तो कैसे करना है, क्या करना है। देखिए टॉपिक पे बात करते करते जो टॉपिक से अलग जो बात होती है ना वो बहुत काम की होती है। तो क्लासरूम में तो ऐसा है कि एक बार टीचर्स ने किसी ने बताया पढ़ाया आपको चले गए, कोई रिकॉर्ड नहीं है, आप रिपीट कर नहीं सकते। जो भी आप देखते पढ़ते सुनते हैं उसका मुश्किल से 40 से 70% ध्यान में रखते हैं और वो धीरे धीरे कम होते होते 10% चले जाता है। इस पूरे टॉपिक में जो बहुत अच्छा लगा होगा वो आपको 10% हमेशा के लिए याद रहेगा। तो क्या हो ध्यान देना है कि टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वही आपकी आगे की जो व्यवहार है उसको चेंज कर सकता है, उसको बदल सकता है। तो हमारा 2 पार्ट में 1 घंटे का क्लास था, 1 घंटे की क्लास को हमने कंप्लीट किया है इंडस्ट्रियल हजार्ड। अगली जो हमारी क्लास रहेगी, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद।